नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम जो यूरोपियन कंपनीज भारत में आए हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे और यूरोपियन कंपनीज में भी जो पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा पुर्तगीज़ जो कंपनी भारत में आया उससे रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं पुर्तगीज़ कंपनी से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक सवाल जो वीडियो के लास्ट में इसका हम जवाब भी देंगे, ये सवाल तब तक आप सॉल्व कीजिएगा। सवाल ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू वाटर डॉक्ट्राइन। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट जो है वो है इट वाज डच डॉक्ट्राइन इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश नेवल सुपरमेसी। दूसरा स्टेटमेंट है इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रांसिस्को अल्मेडा। और तीसरा है इट वाज कंसिडर्ड एज काउंटर नेरेटिव टू द मोनोपोली ऑफ द तुर्किश एंड अरब ट्रेडर्स इन द अरेबियन सी। ये एक तरह का काउंटर नेरेटिव्स है, मतलब जो तुर्किश और अरेबियन ट्रेडर्स का अरेबियन सी में जो मोनोपोली था, उनका जो पावर था, उनके लिए एक काउंटर नेरेटिव ब्लू वाटर डॉक्ट्राइन था। इसको देखना है। इन तीनों के आधार पे आप कंसीडर करना है कि इन जो चार ऑप्शंस है कौन सही है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आप सोचिए। फ्रेंड्स, इस मैप को देखते हैं। सबसे पहले इस मैप में हम ये देख रहे हैं कि वास्को डी गामा जो भारत आया है, पहली बार जो आया है वो चला था पुर्तगाल से 1497 में और 98 में पहुंचा था, फिर 98 में वापस गया है, तो 99 में वो वापस फिर वहाँ पे पुर्तगाल पहुँच गया। ये आप देख रहे हैं, ये पुर्तगाल है। इस तरह से यहाँ पे कैनेडी आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत रहता है आजकल। ये केप वर्डे आइलैंड है। इस तरह से होते हुए ये सेंट हेलेंस ये देख रहे हैं, इस तरह से होते हुए ये कैप ऑफ गुड होप यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ से फिर चलता है ये मेडागास्कर और अफ्रीका का जो मेन लैंड है उसके बीच से होते हुए ये अफ्रीका के तट होते हुए ये फिर जो है भारत में धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचता है कालीकट। याद रखिएगा, ये जो कुछ साइट्स हैं, कोचीन है, कालीकट है, कैनानोर है, गोवा है, डीयू है, इसको याद रखिएगा। और ये भी देख लीजिएगा, ये हॉर्मुज है। ये हॉर्मुज क्या है? एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ पे ईरान है। इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है इसी को हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मेन बात पे। ओवरव्यू एक आपको देना चाहता हूँ, सारी कंपनीज जितने भी भारत में आए उनका एक ओवरव्यू, कि इससे पहले भी भारत और यूरोपियन जो टेरिटरीज है उनके बीच कॉमर्शियल कनेक्टिविटी तो था ही। बहुत पुराना लैंड रूट कनेक्टिविटी भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच था और वो जो रास्ता था वो था ऑक्सस वैली। ऑक्सस वैली आज देखेंगे मैप में, तो जो सीर दरिया है उस नदी का नाम पहले ऑक्सस वैली था। उस नदी के तट होते हुए, किनारे होते हुए जो ट्रेड होता था वो पहला, और दूसरा सीरिया और इजिप्ट। इन तीनों रास्ते से पुराना कनेक्शन था भारत और यूरोपियन कंट्री का। लेकिन एक नया सी रूट्स जो है डिस्कवर्ड हुआ इस समय में, और कैप ऑफ गुड होप जो अभी मैंने बताया उस होते हुए पूरा अटलांटिक ओशन होते हुए, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, कैप ऑफ गुड होते हुए, फिर इंडियन ओशन में प्रवेश करते हुए, अफ्रीका के मेन जो एरिया है वो और मेडागास्कर के बीच होते हुए इस तरह से भारत पहुंचना। ये जो रास्ता था, इस रास्ते को पहली बार खोजा गया और इसको खोजने वाला था वास्को डी गामा और 1498 में ये भारत पहुंच गए थे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जितने भी कंपनी यूरोपियन कंपनीज भारत में आए, इनके बीच आपस में कॉमर्शियल राइवलरी बहुत होते थे, जिसका परिणाम हुआ कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में बढ़ गया। और इस पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में जो आपस में लड़ते थे, पॉलिटिकल पावर के लिए, उसी में ये बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उनको भी अपना पार्ट बना लेते थे। और इस तरह से कन्फ्लिक्ट में इस तरह से हुआ कि ये इंडियन जो रूलर्स थे उनका एक ग्रुप बनता था और जो यूरोपियन कंपनीज थे उनका ग्रुप बनता था। कभी कभी ऐसा होता था कि यूरोपियन कंपनीज और इंडियन रूलर्स थे उनके एक तरफ वाला ग्रुप बनता था और फिर दूसरी तरफ यूरोपियन कंपनीज और दूसरे जो इंडियन रूलर्स थे उनके ग्रुप बनते थे। खास करके स्पेशली फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो था, जब राइवलरी बहुत ज़्यादा चल रहा था तो फ्रांस का अलग ग्रुप होता था जिसमें इंडियन रूलर्स होते थे,
भी होते थे, और जो इंग्लैंड का अलग ग्रुप होता था उसमें भी इंडियन रूलर्स होते थे। इस तरह से ये जो कॉमर्शियल राइवलरी था वो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में बदला। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में बदलने के कारण जो है भारत के बहुत सारे रूलर्स भी उसके पार्ट बने। इस तरह से जो ब्रिटिश जो है इस सारे प्रोसेस में जीत गए, जो हम बाद में बताएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए भारत के जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, पॉलिटिकल जो डोमेन है, वहाँ पे डोमिनेट होना शुरू हो गया। और इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश कंपनी है वो सफल रहा, और उन्होंने अपने डोमिनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए, पॉलिसीज लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किए। ये एक धारा था जो कंपनी यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले कॉमर्शियल एंड देन पॉलिटिकल पावरफुल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो धारा चल रहा था, ये एक धारा था। बाद में चल करके इन्हीं लोगों को भगाने के लिए, इन्हीं लोगों को यहाँ से हटाने के लिए जो एक मूवमेंट चला, उसी को हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं। मतलब ये दोनों धाराएं जो है साथ साथ चल रहा था। जिस समय यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आए थे, उसी समय से उनको भगाने का प्रोसेस साथ साथ चल रहा है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि 1857 के बाद ये एक अच्छा स्वरूप लेकर के ये चला था, लेकिन उसे बहुत पहले इस कंपनीज को मतलब टुकड़ों टुकड़ों में मतलब अलग अलग जगह जो है वहाँ पे उसको भगाने का कोशिश ज़रूर हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक धाराएं ऐसी है जो कि कंपनीज का आना और यहाँ एस्टेब्लिश करना, और दूसरी धाराएं ऐसी है जो कंपनीज को शुरुआत से ही मार पीट के भगाने का एक पूरा प्रोसेस रहा है। तो दोनों चीज़ जो है साथ साथ चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग बाद में जगे, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंपनीज के एजुकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव में आकर के भारत में एक राष्ट्रता की भावना आई और फिर वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किए और यूरोपियन को भागे। ऐसा नहीं है, शुरुआत से ही भारतीय लोग यहाँ से विदेशियों को भगाने का प्रयास करते रहे हैं। तो दोनों धाराएं साथ साथ चली है। बस ये हुआ है कि 19वीं शताब्दी में एक ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप में ये प्रोसेस हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो पुर्तगीज़ है, आप जानते हैं कि ये पुर्तगीज भारत में आने वाले पहला यूरोपियन कंपनीज था, और सबसे लास्ट में ही भारत को छोड़ने वाला जो है पुर्तगीज ही है। 1498 में यह भारत आया था और 1961 में यह भारत को छोड़ा। 1498 में वास्को डी गामा जो है एक नए सी रूट्स को डिस्कवर किया यूरोप से भारत आने का, और यह भारत जो पहुंचा तो कालीकट पहुंचा था। कालीकट में उस समय के जो शासक थे, एक हिंदू शासक थे जमोरिन, उन्होंने उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत में आया, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, भारत में आने के बाद पुर्तगीज जो है अपना ट्रेडिंग सेटलमेंट्स यहाँ पे बनाए, एस्टेब्लिश किए, और जो शुरुआत में इनका जो ट्रेडिंग सेंटर था वो कालीकट, कोचीन एंड कैनानोर। अभी जो मैंने मैप में दिखाया था उसमें ये तीनों लोकेशन आपको बताया था कि कालीकट कहाँ है, कोचीन कहाँ है, कैनानोर कहाँ है। इसको आराम से बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इन तीनों में कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग वाले। फ्रेंड्स, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो पुर्तगीज़ आए उनका बाद में गवर्नर बना, और पहला गवर्नर जो था वो अल्मेडा थे। अल्मेडा यहाँ पे 1505 में गवर्नर बन के भारत आए, और 1509 में जो उसके बाद जो गवर्नर बने वो अलबुकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं अलबुकर। इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के जो राजा थे, बीजापुर के जो उस समय बादशाह थे, नवाब थे, उनसे छीन लिया, और उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो सिकंदर लोदी था। और बाद में चल कर के यही गोवा, बहुत बाद में चल कर के यही गोवा जो पुर्तगीज सेटलमेंट इंडिया में था उनका कैपिटल बना। तो याद रखिएगा, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जो पुर्तगीज एस्टेब्लिश किए अपना डोमिनियन, अपना कब्जा, अपना प्रभाव, प्रभुत्व, वो इनका पूरा इंटायर एशियन कोस्ट, जो कि आपको बताया था कि हॉर्मुज, जो अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच का जो स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ से शुरू होता है, जो पर्शियन गल्फ में था। मलक्का, आप जानते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक स्ट्रेट है जहाँ पे कि सिंगापुर अवस्थित है, वहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है। और इंडोनेशिया, ये जो पूरा इंडियन ओशियन था, अरेबियन सी वाला, बे ऑफ बंगाल वाला, पूरा इंडियन ओशियन पे
ये जो पुर्तगीज़ थे ये पूरा उस पर अपना एक डोमिनियन स्थापित कर लिया, अपना सुपरमेसी स्थापित कर लिया। मतलब ये कहा जा सकता है कि अलबुकर के डेथ होने तक इस पूरे इंडियन ओशन में पुर्तगीज़ एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर के रूप में उभरा। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे सिस्टम, समुद्र में बहुत सारे सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया और उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चन तो बनते हैं, कार्ड्स क्या है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। फ्रेंड्स, 1530 में नीनो द कुन्हा ये गवर्नर बन के आए और इन्होंने कैप्चर कर लिया क्या, तो डियू और बेसिन। ये किन से लिया, तो बहादुर शाह उस समय में शासक थे गुजरात का, उनसे इन्होंने यह कैप्चर कर लिया। इन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया सेटलमेंट। वेस्ट कोस्ट पे अन्य जो सेटलमेंट थे वो सैलसेट थे, दमन थे और मुंबई थे। याद रखिएगा, मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सेटलमेंट यहाँ एस्टेब्लिश किया और बाद में यह दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को दे दिया था, तो ये याद रखिएगा मुंबई को। साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट पे यह सेंट थोम जो है नियर मद्रास, वहाँ पे अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए और हुगली में किए। ये याद रखिएगा हुगली, आने वाले समय में हम हुगली की चर्चा करेंगे। तो ये हुगली में मतलब वेस्ट कोस्ट में सैलसेट, दमन और बॉम्बे अन्य सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया गोवा के अलावा, और ईस्ट कोस्ट में सेंट थोन जो कि मद्रास के पास था वहाँ, और हुगली जो बंगाल में था यहाँ पे अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत आते आते, मतलब 1500 का अंत होते होते, इनका जितना भी टेरिटरीज था वो सारे यह खो दिया, लॉस्ट हो गया। इनसे किसी और दूसरे कंपनी ने छीन लिया, एक्सेप्ट दमन, दीव और गोवा के। इन तीनों क्षेत्र को छोड़ करके बाद बाकी क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया। फ्रेंड्स, अगर आप पुर्तगीज़ के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यह याद रखिएगा, भारत में जो टोबैको का कल्टीवेशन है, तंबाकू का खेती है, यह इन्होंने ही यहाँ पे लाया था। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 ईस्वी में इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। एक मेरा वीडियो है प्रिंटिंग प्रेस के इम्पोर्टेंस पे कि जो तुर्की के जो शासक थे किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस पे बैन लगा दिया, जिसके कारण कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कितने साल पीछे छूट गए सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के बैन कर देने से। तो याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस का भारत में 1556 में ही आ जाना भारत को बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही आगे लेके चला गया। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये है कि इंडियन मेडिकल प्लांट्स करके पहला जो साइंटिफिक वर्क है वो गोवा में ही 1563 में पब्लिश किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये सारे कंट्रीब्यूशंस हैं पुर्तगीज़ के। अब सवाल उठता है कि डिक्लाइन क्यों कर गया, लगभग 100 साल में ही पुर्तगीज भारत से डिक्लाइन क्यों कर गया? क्योंकि जो अलबुकर थे उनके बाद जितने भी सक्सेसर्स गवर्नर थे वो कमज़ोर थे और कॉम्पिटेंट नहीं थे। दूसरा, जो पुर्तगीज थे वो रिलीजियन को लेकर के इनटॉलरेंट थे, खास करके बहुत ज़बरदस्ती भारत के लोगों को कन्वर्ट कराते थे और यहाँ के लोगों से यह बहुत ही घृणा करते थे। जो पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन था वह भी बहुत ही इनह्यूमन नेचर का था, बहुत ही क्रुएल्टीज़ और लॉलेसनेस यहाँ पे पाया जाता था इनके क्षेत्र में। इसी समय मराठा एम्पायर और मुग़ल एम्पायर ये अभी बहुत शक्तिशाली थे। एक चीज़ याद रखिएगा, 1498 में पुर्तगीज आए और 1526 ईस्वी में बाबर एक युद्ध जीत करके भारत प्रवेश कर रहा था। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यूरोपियन कंपनी आ रही है, दूसरी तरफ मुग़ल जो है बहुत ही भारत में एंट्री करके एक बहुत ही ताकतवर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। तो दोनों को पैरेलल देखने की कोशिश कीजिएगा। भारत में मुग़ल का आना, भारत में मुग़ल का एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभरना, यूरोपियन कंपनीज़ का आना, यूरोपियन कंपनीज़ का अपने आप को भारत में स्ट्रॉन्ग बनाना और भारत के लोगों के द्वारा इस तरह से यूरोपियन कंपनीज से लड़ाई करके इनको भगाना, ये सारे इंसिडेंट्स जो है पैरेलल चल रहे हैं, अलग अलग नहीं है। सबको एक साथ देखेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। सबको लिंक करेंगे तो बहुत ही आपको लगेगा कि हाँ, हिस्ट्री बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस समय मुग़ल जो एम्पायर था, जो मराठा एम्पायर था, बहुत ही शक्तिशाली था। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि एक क्लैश हुआ था मुग़ल पावर में और पुर्तगीज में, और मुग़ल पावर ने मार मार करके भगा दिया था हुगली से, पुर्तगीज को मार के भगा दिया था और पुर्तगीज को समझ में आ गया कि कितना पानी में है वो। साथ ही साथ अभी जो है
पुर्तगीज़ के हाथ में ब्राज़ील, जो कि लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका का पार्ट था, वहाँ पे ब्राज़ील इसके हाथ लग गया था। तो इनका फोकस इंडिया से शिफ्ट होकर के वहाँ चला गया था ब्राज़ील की तरफ, इसीलिए यह इंडिया में फोकस नहीं कर पा रहा था। तो इन सारे चीज़ों को देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि पुर्तगीज़ का भारत में डिक्लाइन के क्या क्या कारण थे। ये क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको आंसर देते हैं जो सवाल हमने पहली बार पूछा था कि जो ब्लू वाटर डॉक्ट्राइन है उससे रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट है, और इस 3 स्टेटमेंट के आधार पे ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें कौन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डच डॉक्ट्राइन। याद रखिएगा कि ये डच डॉक्ट्राइन नहीं था, ये पुर्तगीज डॉक्ट्राइन था, इसीलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद इनको फॉर्मुलेट करने वाले जो थे अल्मेडा था, जो कि पहला गवर्नर था, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा ये काउंटर नैरेटिव था, किसके मोनोपोली को तोड़ने का, तो ये तुर्किश और अरेबियन ट्रेडर्स का जो अरेबियन सी में मोनोपोली था उसको ख़त्म करने के लिए ब्लू वाटर डॉक्ट्राइन का जो एक नैरेटिव, एक पॉलिसी लाया गया था, ये पुर्तगीज़ के द्वारा ही लाया गया था। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब 1 गलत 2 और 3 सही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस बी ये सही है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो हम दूसरा वीडियो हमारा आएगा पुर्तगीज़ का जो ये टॉपिक है, इस पे बेस्ड 21 पीटी टाइप क्वेश्चंस हम पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री बहुत ही सहज है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटर रिलेटेड है। हिस्ट्री की अगर समझ हो गई तो आप अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे की अच्छी समझ रखने की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपना वैल्यूएबल कमेंट देंगे और अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।